हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। डिस्कस करेंगे आज कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें कोहलबर्ग ने मोरल रीजनिंग की बात की, मोरल डेलेमाज की बात की, 3 स्टेजेस दिए डिफरेंट डिफरेंट, और उन 3 स्टेजेस में इन्होंने 6 लेवल भी दिए। तो यहाँ से भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो प्याजेट से इंस्पायर्ड था। जैसे प्याजेट ने अलग अलग स्टेजेस दी, इसी तरह से कोहलबर्ग ने भी अपनी मोरल डेवलपमेंट की 3 अलग अलग स्टेजेस दी, फिर उनका फिर से 6 लेवल दिए। आज इस थ्योरी का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कोहलबर्ग हैं वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो अपनी थ्योरी है उसका बेसिस प्याजेट की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को रखा। सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट की बात कोहलबर्ग ने नहीं की थी, सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट की बात प्याजेट ने की थी। लेकिन प्याजेट ने अपने काम को आधा अधूरा छोड़ा और वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में चले गए। उन्होंने अपनी थ्योरी है वो बौद्धिक विकास पे दी। कोहलबर्ग ने ये एक्सप्लेन किया कि जो बच्चे की मोरल रीजनिंग है वो एज के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे बच्चा चाइल्डहुड में होगा तो उसकी जो मोरल रीजनिंग है वो अलग तरह से होगी, जब बच्चा एडोलेसेंस में होगा तो उसकी मोरल रीजनिंग अलग तरह से होगी, और बच्चा जब अडल्ट हो जाएंगे तो उनकी जो मोरल रीजनिंग है वो अलग तरह से होगी। प्याजेट ने कहा कि जो बच्चे का मोरल डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में तो होगा, लेकिन उसकी जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग स्टेजेस में होगा। जैसे हम 3 स्टेजेस की बात करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है मोरल रीजनिंग। देखो, मोरल रीजनिंग क्या होती है कि जब भी किसी पर्सन या किसी बच्चे के सामने एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें उसे डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। कोहलबर्ग ने मोरल रीजनिंग पे स्टडी करने के लिए 72 बॉयज़ पे एक्सपेरिमेंट किया। कोहलबर्ग ने जो बच्चे थे उनके सामने एक सिचुएशन रखी, और वो सिचुएशन क्या थी कि एक हाइंस नाम का व्यक्ति था, उसकी जो वाइफ थी उसको डेडली डिजीज थी। अगर उसे जल्दी से जल्दी इलाज नहीं मिला तो उसकी डेथ हो सकती थी। डॉक्टर ने जो दवा रिकमेंड की वो सिर्फ एक ही केमिस्ट के पास थी। जब हाइंज उस केमिस्ट के पास वो दवा लेने जाता है तो वो केमिस्ट उससे 10 गुना ज़्यादा प्राइस मांगता है, और उतने रुपए हाइंज के पास नहीं होते हैं। हाइंज उससे रिक्वेस्ट करता है लेकिन फिर भी वो केमिस्ट नहीं मानता है। हाइंज वहीं छुप के बैठ जाता है और वो उस केमिस्ट के जाने का वेट करता है। जब वो केमिस्ट चला गया तो हाइंज ने वहाँ से दवा चोरी कर ली और जाके अपनी वाइफ की जान बचा ली। ये सिचुएशन दी गई बच्चों के सामने। अब बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए कि क्या हाइंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी? उसने दवा चुराई तो क्या उसने सही किया या गलत किया? सही किया तो क्यों किया? गलत किया तो क्यों किया? उन्होंने क्या पाया कि जो बच्चे की मोरल रीजनिंग है वो अलग अलग तरह की है, और वो डिपेंड किस पे कर रही है? एज पे। अगर बच्चा चाइल्डहुड में है तो उसकी मोरल रीजनिंग अलग तरह की है। बच्चा जब अडोलेसेंस है तो अलग तरह की रीजनिंग दे रहा है, जब वो अडल्ट हो गया है तो वो अलग तरह की रीजनिंग दे। तो मोरल रीजनिंग क्या हुई कि किसी भी एक सिचुएशन में अपने लॉजिक लगा के आप सही या गलत का चुनाव करें। नेक्स्ट है मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा क्या होती है? नैतिक असमंजस की स्थिति। अभी जो एग्जाम्पल देख रहे थे वहाँ हाइंस के पास भी मोरल डिलेमा थी कि क्या उसे दवा चुरा लेनी चाहिए या उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए। अगर वो दवा चुराएगा तो चोरी करना तो पाप है, तो ये तो उसकी मोरलिटी कह रही है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो चोरी नहीं करता है तो उसकी वाइफ की जान जा सकती है। ये जो सिचुएशन है हाइंस के सामने, ये मोरल डिलेमा है। मोरल डिलेमा या नैतिक असमंजस एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे आपका ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल सुना होगा कि आप एक नाव में बैठे हैं, आपके साथ आपके हस्बैंड हैं और आपके फादर हैं। अब नाव है वो 3 लोगों का वेट कैरी नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ 2 लोगों का ही वेट कैरी कर पा रही है। तो अब आपके पास सिचुएशन है कि आप अपने फादर को धक्का दे दें, आप और आपके हस्बैंड बच जाएं। दूसरी सिचुएशन है कि आप अपने हस्बैंड को धक्का दे दें, आपके फादर और आप बच जाएं।
या फिर तीसरी सिचुएशन ये है कि आप खुद पानी में कूद जाएं, आपका हस्बैंड और आपके फादर दोनों बच जाएंगे। ये जो स्थिति है जिसमें आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मोरल डिलेमा में हम फिर मोरल रीजनिंग लगाते हैं कि हम उसका चुनाव करेंगे जहाँ नुकसान तो हमें होना ही होना है, जहाँ कम से कम नुकसान होगा हम वो रास्ता चुनेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि ट्रेन आ रही है, एक साइड एक ट्रैक पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक ट्रैक पे सिर्फ एक आदमी खड़ा है, तो हम जो ट्रेन है उसे किस साइड भेजेंगे जहाँ पर एक आदमी खड़ा है। नुकसान तो दोनों ही सिचुएशन में होगा, जहाँ कम से कम नुकसान होगा हम उस रास्ते को अपना लेंगे। ये होती है मोरल डिलेमा। आई होप मोरल रीजनिंग और मोरल डिलेमा दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ मोरलिटी। नैतिक विकास के चरण, 3 स्टेजेस दी हैं कोहलबर्ग ने। पहला प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, सेकंड कन्वेंशनल, पारंपरिक, थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल या पारंपरिक के बाद की जो अवस्था होती है। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, बच्चे को नहीं पता है कि सोसाइटी ने कौन कौन सी मोरल वैल्यूज बनाई हैं कि जिनके बेसिस पे हम सही या गलत डिसाइड करें। प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने आप को केंद्र में मानकर अपनी मोरल रीजनिंग देता है। कन्वेंशनल में जब बच्चा आता है तो वो एडोलेसेंट हो जाता है, सोसाइटी ने कौन कौन सी मोरल वैल्यूज बनाई हैं वो उन्हीं को फॉलो करता है, वो अपनी मोरलिटी नहीं लगाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब बच्चा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आ जाता है तो वो ये देखता है कि जो मोरल वैल्यूज़ बनाई हैं वो किसी भी सिचुएशन में हम चेंज कर सकते हैं। वो हम ये डिसाइड करेंगे कि किस सिचुएशन में हमारा झूठ बोलना भी सही हो सकता है। वो अपनी खुद की मोरल रीजनिंग बनाने लगता है। ये हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेवल फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास। इसमें जो बच्चे की मोरलिटी है वो पनिशमेंट से बचने के लिए होती है। बच्चा किसी भी रूल को फॉलो इसलिए करेगा क्योंकि उसे मालूम है अगर उसने रूल को फॉलो नहीं किया तो उसकी पिटाई होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, अगर बच्चे का क्लासमेट उसे बोलता है कि आज हम स्कूल नहीं जाते हैं, आज हम घर पर ही खेलते हैं, लेकिन बच्चा घर पे रहने से मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि उसे मालूम है अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर जो बच्चे की मोरल रीजनिंग है वो अवॉइडेंस टू पनिशमेंट होती है कि बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स का फॉलो करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, अगर आग जलती हुई है, बच्चा उसमें अपना हाथ नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने हाथ डाला तो उसका हाथ जल जाएगा। इसका मतलब जो बच्चे की जो मोरल रीजनिंग है वो किसी भी सिचुएशन या किसी भी एस्पेक्ट के जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर बेस्ड होती है। सेकंड लेवल देखते हैं हम, सेल्फ इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन, स्वरुचि या इनाम का अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि बच्चा है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानता है, बच्चा अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने बच्चे को कुछ पैसे दिए और कहा कि पड़ोस की दुकान से जाके आप सामान ले आएं। जब आप उसे पैसे दे रहे होते हैं तो बच्चा आपसे पूछेगा मैं सामान तो ले आऊँगा पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, रिवार्ड, कि मुझे भी 2 रुपए की टॉफ़ी खाने को मिलेगी तो ही मैं जाऊँगा। ये होता है बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन कि कोई काम मैं जब करूँगा जब मुझे उसके बदले में कोई इनाम मिलेगा। यहाँ पे बच्चे को जो आप रिवार्ड दे रहे हैं इससे बच्चा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता है और वो उस काम को करता है। अगर आपने उसे मना कर दिया फालतू पैसे देने से कि आपको टॉफ़ी नहीं मिलेगी तो वो सामान लेने नहीं जाएगा। सेकंड स्टेज में बच्चा अपना फ़ायदा देखता है। थर्ड देखते हैं गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चा सोसाइटी के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि इस तरह से अगर कोई बच्चा बिहेव करेगा उसे हम गुड गर्ल बोलते हैं, अगर बच्चा इस तरह से बिहेव करेगा तो उसे बैड गर्ल बोला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा ये देखता है कि उसके बिहेवियर को सोसाइटी अप्रूव करेगी या फिर डिसअप्रूव करेगी। यहाँ पे बच्चा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि सोसाइटी में जिसे अच्छा कहा जाता है उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट लेवल देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी, कानून और व्यवस्था नैतिकता। इस स्टेज में बच्चा
ये सोचता है कि सोसाइटी ने जो रूल्स बना दिए वही रिजिड हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर सोसाइटी कहती है कि झूठ बोलना गलत बात है तो फिर चाहे कुछ भी हो, झूठ बोलना गलत बात है, चाहे किसी के सच से किसी को फांसी ही हो जाए, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। सिर्फ बच्चा ये जानता है कि जो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं हमें उसे फॉलो करना है, इससे जो सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन होता है। जैसे हाइंस डिलेमा वाला हम एग्जाम्पल लें तो इस स्टेज में बच्चा सोचेगा कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे बेशक फिर उसकी वाइफ की जान ही चली जाए। स्टेज थर्ड, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये कब आएगी? आफ्टर एडोलेसेंस आएगी। इसमें भी 2 लेवल हैं। जैसे 5th लेवल शुरू करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो एडोलेसेंस है वो ये समझ पाता है कि जो रूल्स बने हैं वो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए बना है, अगर उससे किसी का भला नहीं हो रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रूल्स हैं वो रिजिड नहीं होते हैं। यहाँ एडोलेसेंस डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको स्टडी करता है और फिर वो देखता है कि दूसरी की सोसाइटी के रूल्स भी सही हैं और उन दोनों को हम मर्ज करके अपने रूल्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लास्ट स्टेज में हम देख रहे थे कि वहाँ पे बच्चा सोचता है कि जो रूल्स हैं वही रिजिड हैं, जो रूल्स ने कह दिया वही हमने फॉलो करना है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन की बात आती है तो यहाँ पर एडोलेसेंस ये समझ पाता है कि रूल्स हैं वो सोसाइटी के लिए बने हैं, सोसाइटी रूल्स के लिए नहीं बनी है। जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे, किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे, उन्होंने गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए उसका अपोज कर रहे थे। यहाँ इस स्टेज में लोग समझते हैं कि रूल्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है, वो एक बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग का जो दायरा है उसके लिए फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो उन रूल्स को चेंज किया जाए। नेक्स्ट और लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पर दूसरों के लिए हम एक रोल मॉडल सेट करते हैं। जैसे हम जितने भी फ्रीडम फाइटर ले लें, वो अपनी जान को जोखिम में डाल के या फिर अपनी जान गंवा कर भी दूसरे लोगों के लिए भला करने की सोचते हैं। यहाँ पर सही और गलत की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर बेस्ड होती है। वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती है, किसी भी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए नहीं करती है। यहाँ पर जो पर्सन होता है वो अपने रूल्स को खुद बनाता है। इस तरह से ये थ्योरी है, ये कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।